हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिरकार द्विघात समीकरण होता क्या है ना। इनके अंतर्गत क्या आता है, कैसा होता है द्विघात समीकरण, उसको हल कैसे करेंगे, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनको हल करने की कितनी विधियां होती है, इस वीडियो में हम यही सारा जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको द्विघात समीकरण बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात, द्वि माने दो, घात माने पावर, समीकरण माने समीकरण। मतलब जिस समीकरण का अधिकतम घात दो हो, जिस समीकरण का अधिकतम घात दो हो, बहुपद का घात दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई भी आपको पूछ दे, द्वि जो होता है, दो जो होता है, वह संस्कृत शब्द का दो है ना। उसको हिंदी में हम कहते हैं दो। घात माने पावर, है ना, पावर। जैसे अचर मान का पावर, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वैसे चरमान और अचरमान दोनों को भी दे सकते हैं, है ना। पावर जिस बहुपद का अधिकतम पावर दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम जानेंगे इस द्विघात समीकरण के कितने भेद हैं। इस द्विघात समीकरण के दो भेद हैं। इस द्विघात समीकरण के दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण। मतलब आप जान गए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो उसके कितने बेटे हैं? तो दो बेटे हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। अब हम यह जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है। शुद्ध मतलब जिस समीकरण में चर मान का वर्ग हो, सिर्फ चर मान का वर्ग हो। यानी कि जिस समीकरण में सिर्फ एक्स स्क्वायर मतलब वर्ग वाले चर मान हो, तो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि उस बहुपद में सिर्फ एक ही पावर वाला हो, मतलब दो पावर वाला सिर्फ हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें दूसरा कोई नहीं हो, दूसरा कोई पावर वाला नहीं हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि जिस समीकरण का चर मान वर्ग में हो, जिस समीकरण का सिर्फ चर मान सिर्फ वर्ग में हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण, तो जिस समीकरण में चर मान वर्ग और रैखिक भी हो, तो उसे हम मिश्रित मतलब मिक्स, जैसे यहां पर दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x के पावर 1 प्लस 3। यानी इस समीकरण में आपको चर मान का पावर एक भी है और चर मान का पावर दो भी है, इसीलिए हम इसको मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। और जिस समीकरण में यहां पर देख लीजिए चर मान का पावर सिर्फ दो हो, तो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इतना तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, देख लीजिए कि आखिरकार यह जो द्विघात समीकरण है, इसको कितने विधि से हल करते हैं, कितने विधि से हल करते हैं। तो देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया। इसको हम मिटा दें तो बाबू रे, आप इसको हम तीन विधि से हल कर सकते हैं। कितने विधि से हल कर सकते हैं? हल करने की विधि, हल करने की विधि। देखिए, हल करने की विधि इसका तीन होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। और दूसरा जो होता है वर्ग करके समीकरण हल करे, वर्ग करके समीकरण हल करे। यानी कि इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य विधि। 10th वाले जो भी बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल दे सकता है यहां पर। अगर आप श्रीधराचार्य विधि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन दे भी सके और नहीं भी दे सके, है ना। और तीसरा होता है सूत्र।
तीसरा क्या होता है, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, जिस विवेचक का मान, देखिए सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक होता है माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a। यह दोनों फार्मूला है समीकरण को हल करने का। लेकिन इस फार्मूला का टर्म है जब विवेचक का मान 0 से बड़ा रहेगा, यानी हम विवेचक का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का फार्मूला क्या होता है बाबू रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विवेचक को ही हम विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तर। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डी। यानी कि डी बराबर क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 से बड़ा हो, जब विवेचक का मान डी से बड़ा हो, तो हम मूलों की प्रकृति क्या कहते हैं, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। और उस कंडीशन में हल हम इस फॉर्मूला से करेंगे। अगर मूलों का प्रकृति वास्तविक और असमान होगा, यानी विवेचक का मान डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो हम इस फॉर्मूला पर हल निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब विवेचक का मान, जब डी का मान 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर हो, तब इसकी मूलों की प्रकृति क्या होती है बाबू रे, मूलों की प्रकृति यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मूलों की प्रकृति बराबर होगा वास्तविक और समान। वास्तविक और समान, समान है ना। जब वास्तविक और समान होगा तब उसको हम इस फॉर्मूला पर नहीं बैठाएंगे, तब डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। और यह जो ए बी सी आ रहा है, ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है यहां पर देखिए ए जो है वह स्क्वायर वाले का मतलब कि वर्ग वाले का गुणांक होता है, फिर जो बी ए वर्ग वाले का गुणांक होता है, बी रैखिक वाले का गुणांक होता है, और सी जो होता है वह अचर पद होता है। तो समझ में आ गया। जब आपका विवेचक 0 के बराबर हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होते हैं, और इसका हल होता है माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में आपको विवेचक का मान 0 से छोटा भी आ सकता है। विवेचक का मान 0 से छोटा भी आ सकता है, यानी कि इसका मान जो है ना, विवेचक का मान वह माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माइनस में। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। आपको एग्जाम में आपको दे देगा, इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताइए मूलों की प्रकृति क्या है, तो यहां पर देख लेना है वास्तविक नहीं है। हमको वहां पर क्या देखना है कि आखिरकार जो विवेचक है वह 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है। जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, जब 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान, जब 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं है। और हल भी हम बता दिया, जब वास्तविक और असमान है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जब वास्तविक और समान है तो माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। और जब 0 से छोटा तो वास्तविक ही नहीं है तो मान भी नहीं है, जो वास्तविकता में है ही नहीं तो उसका क्या बात करना है ना। तो ये तीसरा तो हम समझा दिया कि सूत्र से कैसे बनाना है। दो विधि रह गया, एक गुणनखंड और दूसरा है वर्ग करके समीकरण को हल करें। तो हम दोनों विधि को सॉल्व करेंगे, दोनों विधि को अच्छी तरीके से सीखेंगे, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना 10th क्लास में घुमा फिरा कर पूछेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आपको जो सवाल दिया गया है, यहां पर 8 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। सबसे पहले इन सभी सवालों को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका है, देखिए 16x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसमें का जो गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब फैक्टर, तो 16 इन दोनों में जो गुणनखंड है वो कॉमन निकालेंगे। 16 का फैक्टर हम तोड़े, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 2 दूनी 8 8 दूनी 16 गुने x
माइनस 24 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 गुने x बराबर 0। हम ऐसा इसीलिए लिख दिए हैं, एक बार बता दिए, कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए हम बताए हैं, ठीक है। तो देखिए जो दोनों में मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, एगो दूगो तीन गो, एगो दूगो तीन गो, दोनों में 3 गो 2 मिल गया, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और दोनों में x है, तो 8x हमने कॉमन ले लिया, बच क्या गया इसमें 2, और 2 में से एगो ले लिया तो एगो x, इसमें से बच गया 3 माइनस 3, x एगो था, कहानी खत्म कर दिए, बराबर 0। आपको 2 गुणनखंड हो गया, एक हो गया 8x और दूसरा हो गया 2x माइनस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके 0 के बराबर कर देंगे, आपका शून्यक निकल जाएगा। शून्यक मतलब जानते हो ना, जो चार मान होता है उसका हल, यानी कि उस जो शून्यक होगा उसको अगर उस समीकरण में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 8x पहले बराबर करते हैं 0, x का मान ज्ञात करना है तो 8 को उधर भेजेंगे, इसमें कोई टर्म नहीं है तो गुना का, उधर जाएगा तो भाग, यानी x बराबर 0/8। जब ऊपर ही 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो गया, 0। अब हमें क्या करना है, दूसरे टर्म को बराबर करना है, तो दूसरा टर्म क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, 3 को उधर भेजेंगे, यहां -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। तो 2x बराबर +3, x बराबर 3/2। आपका जवाब, इधर 2 गुना में था उधर भाग में हो गया, यानी x का मान आपको एक 0 आ गया और एक 3/2 आ गया। कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम हल्का हल्का सवाल है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट सवाल पर चले। दूसरा आपको कहता है, दूसरा सवाल 7/5x² बराबर 35, बराबर 35। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 7x² बराबर 35 गुने 5। हमको x का मान निकालना है तो 7 को उधर भेजेंगे, तो x² बराबर 35 गुने 5/7। 7 से इसको काट देंगे 5, यानी x इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और जब रूट में आएगा तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5, यानी +-5, यानी एगो +5 होगा, एगो -5। हालांकि हम प्लस जब आता है तो उसको चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो आप समझ जाइएगा +5 है, और माइनस वाला कभी भी आएगा तो उसका चिन्ह हमको दर्शाना पड़ता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि x का मान एक 5 निकला और एक -5 निकला, है ना। ये समझ में आ रहा है, ये सब आपको हम गुणनखंड विधि से सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चले, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना बाबू। अगला सवाल देखिए, यहां देखिए तीसरा कहता है 9x² + 2 बराबर 18। यहां पर एक बात को ध्यान कीजिएगा, अभी तक जो सवाल आपको हम बता रहे हैं ना, वह शुद्ध द्विघात समीकरण बता रहा है, यानी कि स्क्वायर वाला ही है, सिंगल एक्स वाला नहीं है। जब सिंगल एक्स वाला आएगा तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, ज्यादा दिमाग खपत नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो हर टर्म को 1 बाई 1 करके LHS से RHS की तरफ भेजते हैं। यहां पर क्या है, +2 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9x² बराबर 18, इधर का +-2, यानी 9x² बराबर 18 में से 2 गया 16। अब हमको x का मान निकालना तो 9 को भी उधर भेजेंगे तो x बराबर 16/9, x² बराबर, है ना। अब स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे तब ना सिंगल x का मान निकलेगा। तो x बराबर, जब इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तब चिन्ह प्लस माइनस आ जाएगा, 16/9। x बराबर +-16 का वर्गमूल 4, 4 चौका 16, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, 3 तिया 9, यानी आपका एक जवाब आ गया 4/3 और -4/3, एक +4/3 और एक -4/3। ये समझ में आ गया। अगला सवाल चौथा पर चलते हैं। चौथा सवाल आपको क्या कहता है, 6m² -7m + 2 = 0, +2 = 0। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर यह आपको शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो मिश्रित द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्रित। तो मिश्रित द्विघात समीकरण में हम साइड में क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेते, देख लीजिए। हम साइड में जो ये टर्म है और जो ये टर्म है,
तो इन दोनों को गुना करेंगे चिन्ह के साथ। यहां पर क्या है प्लस 6m स्क्वायर और गुने प्लस 2, तो प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस, 6 दूनी 12m स्क्वायर, है ना। अब देखिए बीच वाला टर्म को यहां पर लिखेंगे -7m। अब इस टर्म में कितना जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो -7m और गुना करके प्लस 12m, गुना करके प्लस 12m। यहां पर प्लस चाहिए तो यहां पर देखिए 12 और यहां पर क्या है 7, तो अगर हम 4 3 7 और 4 3 12, तो यहां पर हमें -7 में लाना है तो -4m और -3m, दोनों ऋणात्मक में है तो जुटेगा, चिन्ह तो ऋणात्मक ही रहेगा, तो -7m हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, m में m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर, यानी कि हम बीच वाले पार्ट को 4 और 3 के टर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें 4 टर्म प्राप्त होता है ना, तो दो करके कॉमन निकाल कर अब 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए 6m स्क्वायर -4m -3m प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों टर्म में से इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में 2 2 है तो 2, और दोनों में m है तो m। अब देखो 6 में से 2 निकाल दिए तो 3, 2 को m में से 1 m निकाल दिए तो 1 m, माइनस है तो माइनस, ठीक है, m निकालिए दिए तो m की कहानी खत्म, 4 में से 2 निकाले 2। अब देखिए इसमें से तो कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन जब कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेंगे और चिन्ह माइनस निकालेंगे। अगर माइनस नहीं निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस निकाल देंगे ताकि इसके बराबर टर्म होना चाहिए। तब -1 कॉमन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 3m, इस माइनस में से माइनस निकाल दिए तो प्लस, इस प्लस में से माइनस निकाल दिए तो -2 बराबर 0। ये दोनों टर्म सिमिलर है तो इसको हम क्या लिख देंगे 3m - 2, और इसको लिख सकते हैं 2m - 1 बराबर 0, ठीक है ना। हमें बीच वाले टर्म को जोड़ घटाव करके इतना लाना होता है और गुना करके ये गुणनखंड को लाना होता है। 4 टर्म के लिए ऐसा करना होता है, ठीक है ना। अब बराबर करो 3m - 2 बराबर 0, तो 3m बराबर इस -2 को उधर भेजेंगे तो +2, यानी m बराबर 2/3। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ये 3 गुना में था तो उधर जाके क्या हो गया भाग। अब क्या है 2m - 1 बराबर 0, यानी 2m बराबर +1, यानी m बराबर 1/2, यानी आपका जवाब आ गया m बराबर 2/3 और एक हो गया 1/2। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसे, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ये आपका चौथा सवाल बना है, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा आप लोग, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी और सवाल बताने जा रहे हैं। पांचवा देखिए, पांचवा आपको कहता है 3x स्क्वायर -5x + 2 बराबर 0। हमने क्या कहा कि ये x स्क्वायर वाला अचर वाले को गुना करेंगे, है ना, तो 3x स्क्वायर गुने 2 तो प्लस होगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, और बीच वाला टर्म है -5x, तो गुना करके इतना और जोड़ घटाव करके -5। तो यहां पर हमको क्या चाहिए +6x गुना करके और घटा के 5, तो 6 एकम 6 और 6 में से 1 गया 5। हमें यहां पर देखिए, यहां पर क्या चाहिए हमको, नहीं 6 एकम 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे -3 और -2, -3x और -2x, तो जोड़ के क्या हो जाएगा -5x, और जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6x स्क्वायर। हम इस टर्म में लिखेंगे, वो गलत हो गया, ठीक है, तो हम इस टर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा 3x स्क्वायर -3x -2x + 2 बराबर 0। इस दोनों में से इसमें से 3x कॉमन निकल रहा है तो x -1, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल दीजिए तो x -1 बराबर 0। ये दोनों टर्म एक साथ बराबर है तो एक साथ लिख दो, और इसको एक साथ लिख दीजिए 3x - 2 बराबर 0। 1/1 हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, है ना, तो क्या होगा x -1 बराबर 0, यानी x बराबर +1। दूसरा क्या है 3x - 2 बराबर 0, यानी 3x बराबर क्या होगा +2, यानी x बराबर 2/3। इस प्रकार से आपको जो भी सवाल दिया गया है आप लोग समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वह समझ में आ जाएगा, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वह भी उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।